हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी क्या होता है? एथनिसिटी और एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? क्यों होते हैं एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स? ओके। अब एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की वजह अनरेस्ट क्यों होता है ट्राइबल कम्युनिटीज़ में? साथ में हम पढ़ेंगे रीजनलिज्म क्या है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, क्यों होती हैं ये, इन सब चीज़ों को हम क्यों देखते हैं, इन सब प्रॉब्लम्स को क्यों देखी जाती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में। सोशल चेंज पढ़ेंगे कि कॉलोनियल पीरियड में और पोस्ट पीरियड में कौन कौन सी सोशल चेंज हमें देखने को मिली। अब एथनिसिटी बात कर, अब एथनिसिटी बेसिकली होता है कि हम बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर ग्रुप एक एथनिक है, अगर उसका एक कल्चर यूनिक है, उसका लैंग्वेज यूनिक है, उसके कस्टम्स यूनिक हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स और जेनेटिक बेसिस, ठीक है, तो मॉर्फोलॉजिकल और नॉन फॉर्म मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स अगर उनमें यूनिक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वो ग्रुप जो है वो पर्टिकुलर ग्रुप है, उनका एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये, तो उनमें एक कॉन्शियसनेस की भावना होती है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन दी थी मैक्स वेबर ने। ओके, तो उसके बाद मैक्स वेबर की डेफिनेशन का मैं बताया, वो अपने आप को मानते हैं, क्या है वो अपने आप को मानते हैं कि वो हमारा उनका डिसेंट जो है वो कॉमन डिसेंट जो है वो शेयर करते हैं, क्योंकि उनमें कस्टम्स सेम होते हैं, फिजिकल फीचर्स उनमें सेम होते हैं। ओके, तो अब ट्राइबल एथनिक कन्फ्लिक्ट की बात करें, एक तो आपको देखने को मिलेंगे रिएक्शनरी मूवमेंट्स, एक तो मिलेंगे आपको कंजर्वेटिव मूवमेंट्स। अब कंजर्वेटिव मूवमेंट्स बोलते हैं कि जैसे सिस्टम है उसको वैसे ही रहने दो। तो रिएक्शनरी मूवमेंट्स ये कहता है कि जो हमारे आज का जो ट्रेडिशन है वो सही नहीं है, जो हमारी ट्रेडिशन थी, ओल्ड वैल्यूज़ थी, वो हमने शुरुआत करनी है। रिएक्शनरी मूवमेंट्स है, कंजर्वेटिव मूवमेंट्स है, और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स कहते हैं कि चेंज ले आना है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर देना है ट्राइबल सोसाइटी में। ओके, तो आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो अब इसके लिए वेरियस अप्रोचेस हैं। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को लेके और पॉलिटिकल को भी हम देखते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे पहले कौन कौन सी, हम एथनिसिटी को डिस्कस तो कर रहे हैं और हम अप्रोचेस क्या हैं। तो पहले हम बात करेंगे प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच। तो प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच है, अप्रोचेस को देखने के लिए तो इसमें क्या होता है कि अ, जैसे हिंदू और मुस्लिम डिवाइड को अगर हम देखें, एग्जांपल मान के चलें, तो इसका जो रूट है वो उसका हिस्टोरिकल रूट है, उसकी जड़ें जो है वो हिस्ट्री में है। तो और जड़ें हिस्ट्री में है, तो पास्ट में कन्फ्लिक्ट्स हुए थे, टेंशन्स हुई थी, जैसे पार्टीशन ऑफ इंडिया हुआ 1946 में, और उसके बाद जो कम्युनल वायलेंस हुआ। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच। मीन्स जो प्री मॉडर्निस्टिक अप्रोच ये कहता है कि जो जितनी भी कन्फ्लिक्ट्स हैं उसका रूट जो है वो हिस्ट्री में है, वहाँ पे हिस्ट्री में कन्फ्लिक्ट्स हुए, हिस्ट्री में वायलेंस हुआ, तो इसकी वजह से एथनिक कन्फ्लिक्ट्स आज की डेट में हमें देखने को मिलते हैं। तो अब इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव क्या कहता है?
इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव कहता है कि किस तरह से पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनकी वजह से एथनिक टेंशन्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डिफरेंट इशू जो है वो इंडिया में कश्मीर का इशू ले लीजिए, तो इसमें कम्प्लेक्स पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, अलग अलग पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, है ना। तो इंडिया एंड पाकिस्तान क्लेम करती है सॉवरेनिटी ओवर द रीजन। ओके, तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है और इंसर्जेंसी हो रही है। अब इंस्टीट्यूशनल कन्फ्लिक्ट क्या होता है कि पॉलिटिकल सिनेरियो ऐसा होता है वहाँ पे। अब ये जो कन्फ्लिक्ट हैं ये पॉलिटिकल कम्प्लेक्सिटी की वजह से हैं, तो क्लेम करते हैं कि हमारा रीजन है, हमारा रीजन है, तो इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट है, तो इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनलिस्ट स्कूल। अब सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म अगर हम देखें तो कास्टिज्म क्या करता है, जे इन्फ्लुएंस करता है हमारे इंटरेक्शन को हमारे पॉलिटिकल डायनेमिक्स को करता है। ओके, तो ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह से भी कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है तो वो भी एक कारण है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का, कास्ट आइडेंटिटीज़। ओके, तो लेकिन सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से हम जो कम्प्लेक्सिटी है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की, जो हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में देखते हैं, लाइक असम में, तो जहाँ पे आपको देखोगे हिस्टोरिकली इनकी कुछ ग्रीवियंसेस हैं, हिस्टोरिकली रूट्स हैं इनके, है ना। तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन चीज़ हम देखने को मिलती है। पॉलिटिकल स्फेयर में भी अलग अलग ख्वाहिशें हैं, इंस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस हैं, और मार्जिनलाइजेशन आप इन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कास्ट आइडेंटिटीज़ की वजह से जो है वो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो 3 अप्रोच बताए, प्री मॉडलिस्टिक अप्रोच, दूसरा बताया इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, और तीसरा बताया सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। तो ये जो अप्रोचेस हमने बताए, तो ये कारण है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का। अब एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ, मीन्स कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी एथनिकसिटी के बेसिस पे इवॉल्व हुई, मर्ज हुई, और आज की डेट्स में वो गवर्नमेंट रन कर रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स रन कर रही हैं। जैसे अब देखा जाए तो शिरोमणि अकाली दल है, तो बेसिकली तो ये पंजाब में आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो ये आपको में देखने को करता है। तो एथनिसिटी के बेस पे पॉलिटिकल पार्टीज भी इमर्ज हो जाती हैं, ठीक है। वो अपने आप को एसोसिएट करती हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के साथ, मार्जिनलाइजेशन के साथ, ग्रीवियंस के साथ। ओके, आप एथनिक कन्फ्लिक्ट्स में आप देखोगे आप कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के, वो मैंने बताया आपको। एथनिसिटी क्या है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्या है, इसके पॉलिटिकल डायमेंशंस हैं। ओके, तो इसके हिस्टोरिकल रूट्स हैं, प्री मॉडलिस्टिक अप्रोच कहती है। इसके अंदर बड़ी सारी कम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी है एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का कारण, तो पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन भी है, तो इसके प्री मॉडलिस्टिक्स भी है। इसमें सोशियो इकोनॉमिक जो है हम बात करते हैं, वो भी इसके लिए रीजनल डायनेमिक्स हैं,
नॉर्थ ईस्ट का है, कोई साउथ इंडिया का है, कोई नॉर्थ इंडिया का है। तो ये क्योंकि वहाँ के कल्चर्स लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो इस वजह से रीजनल डायनामिक्स की वजह से भी आपको एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। अब रिलीजन पोलराइजेशन होता है, हिस्टोरिकल रूट्स है, हिस्टोरिकल ग्रीवियंसेस है, हिस्टोरिकल ऐसे सिचुएशंस थी। अब रिलीजियस के बेसिस पे पोलराइजेशन है, तो वो भी एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का कारण बनती है। अब रीजनल जो है डायनामिक्स हैं, रीजनल डायनामिक्स की वजह से भी आपको देखने को सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है, सोसाइटल मार्जिनलाइजेशन, जैसे कास्ट बेड है, डिफरेंट कास्ट में हिरार्की है, तो लोअर कास्ट पीपल में आपको वो अपने आप को डाउन ग्रेडेड फील करते हैं, और ट्राइबल जो है अपने आप को लो स्टेटस का फील करते हैं, और वो अपने आप में फील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ़ी हुई है, बेइंसाफ़ी हुई है। तो वो क्या होता है कि ये एथनिक कन्फ्लिक्ट्स का एक रूप ले लेता है, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस भी हम कह लीजिए, रीजनल डायनामिज्म भी है, और रिलीजियस पोलराइजेशन भी है, पॉलिटिकल कारण भी है, सोशल कारण भी है, हिस्टोरिकल रूट्स भी हैं, कम्प्लेक्सिटी भी है। तो अब देखा जाए तो अब बात करेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स की, आप देखो कि डिफरेंट इंसर्जेंट्स ग्रुप्स क्या क्या हैं, ठीक है ना। तो अनरेस्ट की बात हमने की, अनरेस्ट क्या है, तो टाइप्स क्या थे ट्राइबल मूवमेंट्स के, अनरेस्ट क्यों है कॉलोनियल इंडिया में, कैसे अनरेस्ट सी हुई थी, रीजनलिज्म क्या है, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी क्या चीज़ है, सीडो ट्राइबलिज्म क्या है। ओके, तो इन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है वन बाय वन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस तरह से एथनिक कन्फ्लिक्ट्स जो हैं आपको देखने को मिलते हैं, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के करेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी किया, है ना। तो एथनिक का जो डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस हैं अंडरस्टैंड करने की एथनिसिटी को, वो हमने डिस्कस किया। ओके, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को हमने स्टडी किया, है ना। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एथनिक कन्फ्लिक्ट्स की, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या क्या हुई हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे मैंने बताया आपको कि क्या क्या, अकाली दल का एग्जांपल मैंने दी, तो उसमें आप बता दो कि एनसी की एग्जांपल मैंने दी, एआईडीएम की एग्जांपल दी, आदि बोडो आदिवासी क्लैश की मैंने एग्जांपल दी। ओके, तो ये चीज़ें हैं तो जो कि जिसकी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें पंजाब में एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स अगर हम पंजाब में बात करते हैं, तो वहाँ पे आपको एक्सट्रीम खालिस्तान मूवमेंट देखने को मिलता है, और एक्सट्रीम खालिस्तान मूवमेंट में तो स्टेट ने इसको सप्रेस करने की भी कोशिश की। ओके, तो क्या हुआ, राइवलरी थी सिक्स सेक्ट्स में। ओके, निरंकारीस और अकालीस, तो इनमें काफ़ी आपको एथनिक कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलेंगे। अब कश्मीर में किस तरह का एथनिक कन्फ्लिक्ट्स मिलेगा, तो द रजिस्टेंट फ्रंट है, टीआरएफ है ना। तो तो ये जो वहाँ पे जो ग्रुप्स हैं, चाहे डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये इनके कारण यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स जो है वो हुए हैं। तो स्टेट्स ने इकोनॉमिकली नेगलेक्ट हुए हैं, पॉलिटिकली नेगलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो
ये क्या कि हमें माइनॉरिटी स्टेटस में हम आ गए हैं। तो वायलेंट क्लैश हुआ है त्रिपुरा में भी, तो त्रिपुरा में भी है, मिज़ोरम में भी है, नागालैंड में भी है, असम में भी है। अब असम में अगर हम देखा जाए तो असम में हम बात करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इलीगल माइग्रेंट्स देखने को मिले हैं। तो यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम वहाँ पे बना, उल्फा, ठीक है। तो बोडो लिबरेशन टाइगर्स हैं, ठीक है। तो असम में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम है, मिज़ो मिज़ो नेशनल फ्रंट है, नेशनलिस्ट सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड है। तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग आपको पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। मणिपुर में भी क्या हुआ, तो इंडिया के साथ उसको किया गया, मणिपुर किंगडम को इंडिया के साथ मर्ज किया गया। तो अब इन्होंने भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन के लिए इन्होंने किया, तो अब वो ये मानते हैं कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है अभी भी। मेघालय को कार्व किया था असम से। तो मेघालय में गारोस खासी से जानितियास रहती हैं। तो गारो नेशनल लिबरेशन आर्मी, तो ये एग्जांपल है इंसर्जेंट्स ग्रुप का। तो ये अपने आप को वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अब ये पीस में है, बट इसका म्यांमार के साथ बॉर्डर है, नागालैंड के साथ बॉर्डर है। तो यहाँ पे भी इंसर्जेंसी आपको देखने को मिलती है। ओके, तो अरुणाचल ड्रैगन फोर्स वहाँ पे बनी, ठीक है। तो ईस्टर्न इंडिया लिबरेशन फ्रंट वहाँ पे बनी। अब मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस के पास स्पेशल है। तो जितने भी जो असम जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पे इनके पास पावर्स हैं। ओके, तो आप देखोगे पीस टॉक्स भी होते हैं, नेबर कंट्रीज़ जो होती हैं वो भी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को फ्यूल करते हैं। वायलेंस देखा, मणिपुर में वायलेंस देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का ये आउटकम है। ओके, तो अब हमने ये देखा, इन चीज़ों को देखा, ठीक है। तो अब सीजफायर एग्रीमेंट्स जो हैं तो होने से मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो कम हो गई हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये एक्सपेक्टेड है कि वो एक परमानेंट एग्रीमेंट किया जाए, सिचुएशन ऑफ परमानेंट एग्रीमेंट की तरफ बढ़े। तो इन्वेस्टमेंट की जाए वहाँ पे, और जो सोशल इकोनॉमिक बैकबोननेस है वहाँ के जो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, चाहे वो असम के हैं, यूनाइटेड लिबरेशन उल्फा है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, मिजो नेशनल मूवमेंट है, नेशनलिस्ट सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड है। ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स आए, हर एक स्टेट की अपनी, किसी ने इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ बोला, तो किसी ने इंसर्जेंसी के खिलाफ बोला, तो किसी ने सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के खिलाफ बोला। तो हर एक का अपना अपना इशू है, हर एक के अपने अपने इशू के, हर एक का अपना अपना इसको सोल्यूशन की ज़रूरत है, तभी जाके हम इंश्योर कर सकते हैं जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है वहाँ पे। तो एथनिक कन्फ्लिक्ट्स है, इसको एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को स्टडी करना कितना ज़रूरी है, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना कितना ज़रूरी है। तो एथनिक्स से हमें क्या ज्ञान मिलता है वो उसको समझने की ज़रूरत है। तो हम जो डिफरेंट इंसर्जेंस ग्रुप्स हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है, एथनिकसिटी कन्फ्लिक्ट्स की वजह से, वो हमने डिफरेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स को हमने पढ़ा है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को पढ़ा है। अब देखा जाए कि अब अनरेस्ट है, इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो अनरेस्ट में है। अब अनरेस्ट में है ये ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए फैक्टर्स जो हैं बड़े सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। ओके, तो हम बात करते हैं रीजनलिज्म की, बात करते हैं ऑटोनॉमी की, बात करते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें तो अनरेस्ट की बात करें तो बड़े सारे इनके कारज के, है ना। तो अब देखा जाए तो इनका बैकवर्ड थे, सोशली बैकवर्ड थे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। तो चाइना का इन्फ्लुएंस, म्यांमार का इन्फ्लुएंस, वो यहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो अब वो उनका ये भी है कि नॉन ट्राइबल्स के आने से, हिंदूज़ के आने से यहाँ पे हमारी जो हम माइनॉरिटी स्टेटस में आ गए हैं। ओके,
तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, नो डेवलपमेंट, नो अर्बनाइजेशन वहाँ पे हुई नहीं है। और का है ना, ब्रिटिशर्स ने एक्सपोजर इनको एक्सप्लॉइट किया। तो सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, गवर्नमेंट ने अर्बनाइजेशन नहीं की, इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट वहाँ पे नहीं देखने को मिला, और अनफेयर ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिली है गवर्नमेंट के द्वारा। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या कहा कि एलपी विद्यार्थी ने बोला कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट को सोशल डॉक्टर्स और इंजीनियर्स होना चाहिए, ताकि यह सोशल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को इम्प्रूव करें, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स को रिमूव करें, जो कल्चरल डिस्पैरिटी है, कल्चरल इम्पोवरिशमेंट है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो डेमोग्राफिक इनबैलेंस है, उसको जो ट्राइबल अनरेस्ट के रूट्स में है, जो डेमोग्राफिक इनबैलेंस है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। तो बड़े सारे ट्राइबल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, है ना, तो ट्राइबल अनरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं वो हमें बात करेंगे। अनरेस्ट कैसे है, तो बड़े सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हैं। झारखंड मूवमेंट हुआ, छत्तीसगढ़ मूवमेंट हुआ, ओके, तो झारखंड स्टेट बनी, छत्तीसगढ़ स्टेट बनी। तो अब पॉलिटिकल ऑटोनॉमस मूवमेंट्स हमें देखने को मिलता है, वो ऑटोनॉमी डिमांड करते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, संस्कृताइजेशन की बात करते हैं कि हमें हिंदू सोसाइटी के कांटेक्ट में आने से तो हम अपने आप को हाई फील करेंगे, तो ये हमें देखने को मिलता है। रिफॉर्म मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, सी सेशन मूवमेंट देखने को मिलते हैं। तो एथनिसिटी का बात हम करें, एक कल्चरेशन की बात है, एथनिसिटी की बात, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हैं, है ना, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए हैं। नागा सेशनिस्ट मूवमेंट है, नागा में मूवमेंट है, ठीक है ना, झारखंड में मूवमेंट है। रिफॉर्म मूवमेंट्स की बात करते हैं, संथल ने रेबेलियन किया, बिरसा मूवमेंट हुआ। तो अब ब्रिटिशर्स के साथ, नॉन ट्राइबल लोगों के साथ जब क्लैश हुआ, तो ये लोग कहते थे कि हमारे कल्चर को इन्वेट किया जा रहा है। तो खोल रिबेलियन हुआ, संथल रेबेलियन हुआ, तो बिरसा मूवमेंट हुआ। तो इन चीज़ों ने क्या हुआ, तो ब्रिटिश पॉलिसीज जो थी, जो कॉलोनियल पीरियड में, तो ट्राइब्स हुए बड़े सारे मूवमेंट्स के। तो वेरियस टाइप्स हैं, तो एक तो कॉलोनियल पीरियड में ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, एक तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट हुए, एक तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी मूवमेंट्स हुए, एक तो सेशनिस्ट मूवमेंट्स हुए, ओके। तो एग्रेरियन और कम्युनिस्ट मूवमेंट्स भी हुए हैं, जैसे नक्सलबारी मूवमेंट है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से खुश नहीं है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से ये खुश नहीं है, तो ये इन्होंने नक्सलबारी मूवमेंट शुरू किया, नक्सलाइट। तो एग्रेरियन और कम्युनिस्ट मूवमेंट की इन्होंने बात करी, ठीक है। अब अनरेस्ट है, कॉलोनियल इंडिया में अनरेस्ट था, बड़े सारे संथल में अनरेस्ट था, मिज़ो में अनरेस्ट था, है ना, तो ये मूवमेंट्स भी किए इन्होंने। और अभी हम बात करें रीजनलिज्म एंड डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी की बात हम करें, ठीक है। तो अनरेस्ट की हमने बात करी, ट्राइबल कम्युनिटीज़ में अनरेस्ट है, किस कारण से अनरेस्ट है, कैसा अनरेस्ट है, वो हमने डिस्कस किया, है ना। तो हमने डिस्कस करा और भी बड़ी सारी चीज़ें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को डिस्कस करा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को डिस्कस करा, ठीक है। तो उसके बाद हमने हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी को हमने डिस्कस करा, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट ऑफ एथनिसिटी को डिस्कस करा, हमने एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को करा। हमने उसके बाद ये डिस्कस करा कि किस तरह से ये अनरेस्ट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बीच में।
है ना। तो क्या कारण है उसके, वो हमने करा। तो ट्राइबल मूवमेंट्स का हमने डिस्कस करा। तो हमने रीजनलिज्म और डिमांड फॉर ऑटोनॉमी क्या चीज़ है। और अगर हम रीजनलिज्म और डिमांड ऑफ ये कहते हैं कि सेपरेशन सेक्रेशन, तो ये सेपरेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एथनिसिटी की बेसिस पे हम कहते हैं कि हमें सेपरेट किया जाए। जैसे नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है, दो फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है JNK में, उल्फा है असम में। तो ये कश्मीर जो इस्लामिक फंडामेंटल ग्रुप है। तो जो नेशनल सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ नागालैंड है, नागालैंड हो गया, असम हो गया, JNK हो गया। तो यहाँ पे आपको सेशनिस्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। ये सेपरेटिज्म चाहते हैं इंडिया से। तो एक होता है सेपरेटिज्म, आपको अलग स्टेट चाहिए, इंडियन यूनिट, हमने रहना इंडिया के साथ है लेकिन अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी चाहिए। तो बड़ी सारी स्टेट्स बनी थी। ओके, कोई डिमांड फॉर फुल स्टेटहुड, यूनियन टेरिटरीज हैं वो स्टेटहुड की डिमांड करते हैं। कुछ ऐसे रीजन हैं वो अलग स्टेट डिमांड करते हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं वो अलग स्टेट करती हैं, ऑटोनॉमी की डिमांड करती हैं, है ना। ये सारे मूवमेंट्स हैं। तो रीजनल ऑटोनॉमी की बात करती हैं स्टेट्स के अंदर। ओके, बेसिकली ये हुआ क्यों, अनरेस्ट रीजनलिज्म और डिमांड ऑटोनॉमी की बात क्यों आई। तो बड़े सारे ऑटोनॉमिकल मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, डिमांड हमें देखने को मिलती हैं ऑटोनॉमी की। तो कोई सेशनिस्ट मूव की बात करते हैं, कोई फुल स्टेटहुड की बात करता है, कोई सेपरेशन की बात करता है, कुछ ऑटोनॉमी की बात करता है। ओके, तो फैक्टर्स क्या क्या हैं। फैक्टर्स ये हैं कि इनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। तो स्टेट ने अपनी आइडियोलॉजी जो है वो, कल्चर जो है वो, लैंग्वेज अपनी इनके ऊपर थोपनी चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हमारा तो अपना कल्चर है, हमारा अपनी लैंग्वेज है, हम क्यों उनका कल्चर अपनाएं। तो उन्होंने कहा कि डोमिनेंस है, एक पर्टिकुलर ग्रुप का डोमिनेंस है, तो हम उसमें रीजनलिज्म की फीलिंग आती है। तो रीजनलिज्म के बड़े सारे कारण हैं। एक तो डेवलपमेंट नहीं है, इम्बैलेंस, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, अवेयरनेस नहीं है। तो रीजनल इलाइट की जो है वो, तो इनका अकाली दल है, नेशनलिस्ट सोशलिस्टिक काउंसिल ऑफ इंडिया है, उल्फा है। इनकी कोशिश यही है कि हमें पावर को ग्रैब करना है, पावर का लालच है इन लोगों को। तो ये तभी जो है वो रीजनलिज्म की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट बड़ी वीक, लो डेवलपमेंट हुई है, डेमोग्राफिक इनबैलेंस है। ओके, तो उनको कहा माना जाता है। तो ये बड़े सारे कारण हैं रीजनलिज्म के, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स के बड़े सारे कारण हैं। डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की हमने बात की। तो जब मल्टी, तो इसको हमें सिंपैथी के साथ, केयर के साथ, एप्रिशिएशन के साथ इसको, जो उनकी सप्रेस्ड एस्पिरेशंस है उसको मीट आउट करना है। तो ये MN श्रीनिवासन ने कहा। एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो इसमें हम क्या करते हैं, यूनिटी को हम डिफरेंट कल्चर में हम यूनिटी को सेलिब्रेट करते हैं। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे फोकस करने की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड। अब हम बात करें ट्राइब्स और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात हम करें।
तो नक्सलबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, तो वहाँ से ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो जो बेचारे पीसेंट्स थे उन्होंने लैंडलॉर्ड के खिलाफ ओके गाइस, तो इनका जो मेन एजेंडा था वो ये था, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट में आ गए ये, ठीक है, वेपन्स के साथ ये कन्फ्लिक्ट में आ गए गवर्नमेंट के साथ, ताकि वो अपने राइट्स जो थे ट्राइब्स के वो उसकी डिमांड करते हैं। ओके, अब ये पहले तो 4 स्टेट्स में लिमिटेड था, अब ये 14 स्टेट्स जो है कंट्री की वहाँ पे ये है। तो इस वजह से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो ट्राइबल लोग विक्टिम हुए हैं, तो इन्होंने नक्सलाइट मूवमेंट को अडॉप्ट किया है। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम यहाँ तक ही रखेंगे, तो आगे हम सीडो ट्राइबलिज्म के बारे में पढ़ेंगे और आगे फिर हम आगे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें गाइस।